ओके एवरीवन, सो होप आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। सो लेट्स प्रोसीड टू द क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। लास्ट क्लास में हम लोग जो पढ़े थे, ये जो हम लोग का है, ये क्लास नंबर हम लोग का, इसका क्लास का नंबर है 4। ये क्लास संख्या 4, 4 नंबर क्लास हम लोग करने जा रहे हैं ऑनलाइन के हिसाब से। और देखिए ऑनलाइन का सबसे बड़ा एडवांटेज कि वो वीडियो हमेशा ही आपके पास रह जाएगा। कभी भी कोई भी टॉपिक, कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन होगा, आप आराम से उस वीडियो में जाकर के उस टॉपिक को देख सकते हैं। तो इसका एक एडवांटेज है। हाँ, थोड़ा डिसएडवांटेजेस भी है कि लाइक आपका सब बच्चों के पास उतना इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं है, बट स्टिल कुछ किया नहीं जा सकता। अभी यही हम लोग का लाइफ है और ऐसे ही हम लोग को पढ़ाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। लास्ट क्लासेस में हम लोग क्या क्या आपको पढ़ाए थे। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि डिमांड क्या होता है। ओ माय गॉड, डिमांड क्या होता है पढ़ाए थे ना बाबू, अब फिर से नहीं बताएंगे। डिमांड क्या होता है। उसके बाद आपको पढ़ाए थे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ये चैप्टर 2 मार्क्स का है, इसलिए इसमें से कोई भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और जितना टॉपिक आपको हम पढ़ा रहे ना, वो सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी ईयर में आया हुआ है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था लॉ ऑफ डिमांड। ओ माय गॉड, देखिए पिछला क्लास जब आप किए थे तो हम लोग के पास बोर्ड नहीं था, हम लोग के पास बोर्ड आ गया। लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के बाद क्या है बाबू, डिमांड शेड्यूल। अरे वाह, डिमांड शेड्यूल के बाद हमने क्या पढ़ा बाबू, डिमांड कर्व। डिमांड कर्व के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। ओके, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। आज हम लोग डिमांड का एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। अच्छा, डिमांड का एक्सेप्शन पढ़ाने से पहले मैं आपको आज का जो टॉपिक है, आप कोचिंग के नोट्स में भी देखोगे तो लिखा हुआ है एक्सेप्शंस। देखिए इकोनॉमिक्स जो है ना, इकोनॉमिक्स का जब कोचिंग का बुक आपको देंगे हम, जब लॉकडाउन खुलने के बाद कोचिंग का बुक आपको जो मिलेगा, जिसके लिए आपको 150 रुपीज देने हैं, कोचिंग का जो बुक आपको मिलेगा, उस बुक में आप देखोगे ऑलमोस्ट सारा नोट्स लिखा हुआ है और हर पेज के पीछे ब्लैंक पेज है, मतलब, और हर चैप्टर के लास्ट में भी 1-2 पेज ब्लैंक छोड़ा हुआ है। क्यों छोड़ा हुआ है? क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्या होता है ना कि जो क्वेश्चन 2020 में आ जाएगा वो जनरली 2021 में नहीं आएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, तो 2000 कुछ, अगर मान लीजिए जो नोट्स के अलावा अगर कुछ हम लोग को स्पेसिफिक नोट्स बनाना होगा, कुछ प्रैक्टिस करना होगा, तो वो भी आप उसी बुक में लिखेंगे। तो आपको इकोनॉमिक्स के लिए कोई अलग से कॉपी बनाने का दरकार नहीं है। तो सुनिए, आज का टॉपिक है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। सर एक्सेप्शंस मतलब बताते हैं बाबू, सुनिए एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है। हम लोग उस दिन पढ़े थे कि प्राइस, लॉ ऑफ डिमांड में पढ़े थे, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। कुछ याद आ रहा बाबू? शायद याद आता होगा आपको कि जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा और जब प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। कुछ ऐसा हम लोग पढ़े थे। कहां पढ़े थे बताइए? लॉ ऑफ डिमांड में। तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है, क्या कहता है? व्हेन प्राइस गोज अप, जब प्राइस बढ़ता है, डिमांड कम्स डाउन, डिमांड घटता है। एंड व्हेन प्राइस गोज डाउन, जब प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है। इसको सिंपल लैंग्वेज में लोग ये कहते हैं कि जब कोई सामान महंगा होगा तो हम लोग कम खरीदेंगे और सस्ता होगा तो हम लोग ज्यादा खरीदेंगे। ये लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग पढ़े थे। बट आज हम लोग लॉ ऑफ डिमांड नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सा सिचुएशन है, वो कौन कौन सा सिचुएशन है जहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है मतलब, लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है मतलब, लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है, इसका मतलब होता है कि प्राइस तो बढ़ेगा, सामान महंगा तो होगा, फिर भी खरीदेंगे। क्योंकि हम लोग उस दिन क्या पढ़ाए थे कि सामान महंगा होगा तो कम खरीदेंगे, सस्ता होगा ज्यादा खरीदेंगे। बट आज आपको कुछ सिचुएशंस में ऐसा पढ़ाऊंगा जहां पर सामान महंगा होता है फिर भी लोग खरीदते हैं। वैसे तो बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि ये चैप्टर डिमांड जो है वो 11 में भी आपको पढ़ना था, 12 में भी आपको पढ़ना है और बीकॉम में भी आपको पढ़ाएंगे। बात समझ रहे ना? ये चैप्टर हर लेवल में है, लेकिन जिस लेवल में जितना जरूरत था उतना ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो डिमांड का एक्सेप्शंस आज हम लोग पढ़ेंगे कि डिमांड के एक्सेप्शंस क्या होते हैं, वो कौन कौन से सिचुएशन है जहां पर लॉ ऑफ डिमांड का थ्योरी काम नहीं करता है। दाम बढ़ता तो है पर डिमांड नहीं घटता है। उन सिचुएशंस के बारे में लोग पढ़ेंगे। उसमें से जो कुछ पॉपुलर सिचुएशंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक्सप्लेन 2 एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का 2 एक्सेप्शंस बताइए। मेरे नोट्स में 3 पॉइंट हम लोगों ने लिखा है। उसके बाद एक और तरह से क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट जो एक्सेप्शन को आप देखोगे नोट्स में डिस्कस किया हुआ है, डायरेक्ट उसी से क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रेस्टिजियस गुड्स
क्या होता है वो बताइए, वेवलेन इफेक्ट क्या होता है वो बताइए, गिवन गुड्स क्या होता है वो बताइए। तो ये सारा हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। आज हम आपको वो पढ़ाएंगे कि वो कौन कौन से सिचुएशन है जहां पे सामान महंगा होता है फिर भी लोग खरीदते हैं, मतलब लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। तो लॉ ऑफ डिमांड जहां पे काम नहीं करता है उसको हम लोग एक्सेप्शन बोलते हैं, और एक्सेप्शंस के सिचुएशंस को हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। चलिए अब एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं टॉपिक को। सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने नोट्स में लिखा है प्रेस्टिजियस गुड्स। पहले समझाएंगे आपको एकदम अच्छे से। प्रेस्टिजियस गुड्स, ध्यान से सुनिएगा। प्रेस्टिजियस गुड्स और वेवलेन इफेक्ट, ये दोनों नाम का मतलब आपको हम समझाते हैं। ये प्रेस्टिजियस गुड्स क्या होता है पहले ये समझिए, और फिर यहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम कैसे नहीं करता वो भी समझाएंगे आपको। सुनिए, प्रेस्टिजियस गुड्स का मतलब होता है देयर आर फ्यू कमोडिटीज, कुछ सामान ऐसे होते हैं, देयर आर फ्यू कमोडिटीज, कुछ सामान ऐसे होते हैं जो हम लोग इसलिए नहीं खरीदते हैं क्योंकि हमको चाहिए, जो हम लोग इसलिए नहीं खरीदते हैं क्योंकि हमको जरूरत है, जो हम लोग इसलिए नहीं खरीदते हैं क्योंकि मेरा नीड है, जो हम लोग इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमको शो ऑफ करना है। There are some commodities in this world which are directly related with the prestige of the person. कुछ सामान ऐसे होते हैं जो इंसान के प्रेस्टीज से जुड़े होते हैं। प्रेस्टीज मतलब आपका इमेज से जुड़ा हुआ होता है, आपका इज्जत से जुड़ा हुआ रहता है। और दोस्तों जब बात इज्जत का होता है ना तो इंसान पैसे के बारे में नहीं सोचता है। What is prestigious goods? तो एक बार इंग्लिश में बोलते हैं, prestigious goods refers to all those goods which enhance, which increase the prestige of the person. हर वो सामान जो इंसान के प्रेस्टीज को बढ़ा देता है उसे प्रेस्टिजियस गुड्स कहते हैं, उसे प्रेस्टिजियस गुड्स कहते हैं। अब देखिए प्रेस्टिजियस गुड्स मतलब हर वो सामान जो आपके इज्जत से जुड़ा होगा, जो आपके इमेज से जुड़ा होगा, जो आपको दूसरों से अलग बनाएगा। कुछ सामान ऐसा होता है जो हम लोग इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि वो मेरे को चाहिए, कुछ सामान हम लोग इसलिए खरीदते हैं क्योंकि मुझे दिखाना है कि हम आपसे बड़े हैं, कुछ सामान हम लोग इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमको शो ऑफ करना है। जैसे आपको एग्जांपल दे रहे हैं, एक बात बताइए, किसी भी रिलीजन में, आप हिंदू रिलीजन से हो, मुस्लिम रिलीजन से हो, सिख रिलीजन से हो, किसी भी रिलीजन में ये तो नहीं लिखा हुआ है कि जिसका शादी हो रहा है वो BMW कार में आएगा तो ही शादी होगा। पहले जमाना में, पुराना जमाना में तो बैलगाड़ी से जाते थे शादी करने के लिए, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन हाँ, जब भी किसी का शादी ब्याह होता है तो लोग BMW कार या महंगा गाड़ी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको दिखाना रहता है कि हम अमीर है। क्यों? क्योंकि उनको ये बताना रहता है कि मेरा क्लास आपसे अलग है। क्यों? क्योंकि उनको ये बताना रहता है कि हम आपसे अलग सेक्शन से बिलोंग करते हैं, मेरा लेवल बहुत हाई है। दूसरा एग्जाम्पल, अच्छा अगर लॉ ऑफ डिमांड हर सिचुएशन में काम करता तो कोई भी इंसान आईफोन नहीं खरीदता, हर आदमी चाइना फोन खरीदता। क्यों? क्योंकि चाइना फोन तो बड़ा सस्ता होता है। लेकिन हाँ, लोग आईफोन खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उनको दिखाना रहता है कि मैं एक अलग क्लास से बिलोंग करता हूं। तो खुद देखिए, महंगी गाड़ियां, महंगे फोन, महंगी गाड़ियां, महंगे फोन, बात समझ रहे ना? महंगी गाड़ियां, महंगे फोन हो गए, महंगे ड्रेसेस हो गए, कॉस्टली ड्रेसेस हो गए, एक्सपेंसिव कार हो गए, एक्सपेंसिव फोन हो गए, ये सारे प्रेस्टिजियस गुड्स में आते हैं। क्योंकि एक बात सोच के देखिए, प्रेस्टीज उसी चीज से बढ़ेगा जो महंगा होगा, जो यूनिक होगा, जो सबसे अलग होगा। अगर कोई सामान कॉमन है तो उससे प्रेस्टीज क्यों बढ़ेगा आपका? आपको हम एग्जांपल देते हैं। देखिए बड़ा सुंदर सा एग्जांपल है मेरे पास, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप लोग सभी के घर में रोटी सब्जी बनता है कि नहीं बनता? बताइए, सोच के बताइए, बोलिए ना बाबू, रोटी बनता है या नहीं बनता है? बोलना है आपको। आप लोग सभी के घर में रोटी तरकारी बनता है ना जी। तो जब आपके घर में रोटी तरकारी बनता है तब तो आप फेसबुक पे स्टेटस नहीं लगाते हो, या व्हाट्सएप पे स्टेटस नहीं लगाते हो, या आप फेसबुक पे पोस्ट नहीं करते हो कि फीलिंग वेरी हैप्पी टू ईट रोटी सब्जी इन माय होम। कभी आप फेसबुक पे पोस्ट किए हैं फीलिंग प्राउड टू ईट रोटी सब्जी? कभी नहीं। बट हाँ, जब आप दोस्तों के साथ हल्दीराम जाते हो तो शायद आप पोस्ट कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपको दिखाना रहता है कि देखिए हम हल्दीराम में खाते हैं, जबकि हल्दीराम महंगा है, रोटी सब्जी से तो ज्यादा महंगा हल्दीराम का प्रोडक्ट होगा, फिर भी आप जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको ये दिखाना रहता है कि मैं अलग हूं, मैं आपसे अलग हूं, मेरा स्टाइल अलग है, मेरा लुक अलग है। जब आप डोमिनोज में जाते हो तब आप पोस्ट करते हो, बात समझ लेना। जब आप बड़े KFC में जाते हो तब आप पोस्ट करते हो। मतलब क्या? ये KFC में जाना प्रेस्टिजियस, आपका BMW कार में चढ़ना प्रेस्टिजियस, आईफोन यूज करना प्रेस्टिजियस। देखिए फोन तो मेरा पास भी है, चाइना फोन, टूटा हुआ फोन है मेरे पास। देख रहे ना कितना गरीब आदमी, टूटा हुआ चाइनीज फोन है मेरे पास। क्या ये फोन को लेकर के, अगर मान लीजिए मैं ये फोन खरीदा हूं तो ये फोन को आप फोटो मैं फेसबुक पे पोस्ट करूंगा क्या कि फीलिंग प्राउड टू हैव ब्रोकन फोन, मुझे गर्व हो रहा है टूटा हुआ फोन लेकर के? शायद मैं कभी पोस्ट नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, अगर मैं आईफोन खरीदता हूं तो मैं बार बार फेसबुक पे पोस्ट करूंगा, आई एम वेरी हैप्पी टू गेट आईफोन इन माय लाइफ। क्यों? क्योंकि आपको शो ऑफ करना रहता है।
बस आप सोच के देखो, हम अपने एग्जांपल देते हैं आपको। हम साइकिल से भी तो ट्यूशन जा सकते हैं, हम साइकिल से भी तो ट्यूशन जा सकते हैं, फिर ये रॉयल एनफील्ड क्यों? जस्ट टू शो ऑफ। तो दोस्तों कुछ सामान ऐसे होते हैं हमारे लाइफ में जो हम लोग इसलिए नहीं खरीदते हैं क्योंकि हमको जरूरत है, जो हम लोग इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमको दिखाना है कि हम आपसे अमीर है, क्योंकि हमको दिखाना है कि मेरा प्रेस्टीज आपसे ज्यादा है, क्योंकि हमको दिखाना है कि मेरा लेवल आपसे अलग है। और उस तरह के सामान को हम लोग बोलते हैं प्रेस्टीजियस गुड्स। तो दुनिया में हर वो चीज जो आपके प्रेस्टीज को बढ़ाता हो, दुनिया में हर वो चीज जो आपके इमेज को बहुत ऊपर कर देता हो, उसे प्रेस्टीजियस गुड्स कहते हैं। और याद रखिएगा, कोई भी सामान प्रेस्टीजियस गुड्स तब तक नहीं होगा जब तक वो महंगा नहीं होगा। कोई भी सामान प्रेस्टीजियस गुड्स तब तक नहीं होगा जब तक वो सबसे अलग नहीं होगा। कोई भी सामान प्रेस्टीजियस गुड्स तब तक नहीं होगा जब तक वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना हो, क्योंकि ऑर्डिनरी सामान कभी प्रेस्टीजियस गुड्स नहीं हो सकता है। आपको हम एग्जांपल देते हैं, एक जमाना हुआ करता था ना जब किसी के पास एकदम मोटा वाला फोन, नोकिया का जो मोटा वाला फोन होता था, जब गांव में किसी के पास मोटा वाला फोन होता था ना नोकिया का, तो लोग कहते थे बाप रे, इसका घर में तो मोटा वाला फोन भी है। लेकिन आज के जमाने में अगर मोटा वाला फोन पापा आपको देंगे ना, तो आप शायद फोन फेंक देंगे, नहीं पापा फोन मत चाहिए, फोन मत दीजिए, आप मत दीजिए फोन, बिना फोन का रह लेंगे, लेकिन मोटा वाला फोन नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपका प्रेस्टीज को खराब कर देगा। मतलब लॉ ऑफ डिमांड प्रेस्टीजियस गुड्स के केस में काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि कुछ सामान ऐसा होता है जो लोग महंगा होने के बाद भी खरीदते हैं, और इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो प्रेस्टीजियस गुड्स है। तो प्रेस्टीजियस गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। अब मैंने जितना आपको समझाया है वो सारा मेरा नोट्स में लिखा होगा ओन लैंग्वेज में, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज एंड प्लीज नोट्स बिना परमिशन का आप किसी को शेयर नहीं करेंगे, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि लोग कॉपी कर लेते दोस्त। आइए क्या लिखा हुआ देखिए, देयर आर सम कमोडिटीज व्हिच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद आवर प्रेस्टीज। सिंपल लैंग्वेज जो मैंने बोला है वही लिखा हुआ है। इट सिंपली मींस दोस कमोडिटीज व्हिच आर यूनिक एंड एक्सपेंसिव आर डिमांडेड मोर। मतलब कुछ सामान ऐसे होते हैं जो महंगे होते हैं। There are some commodities which are unique and special. They are demanded more even when price is high. उसमें ऐड कर दीजिएगा, उसमें मिस हो गया है कि कुछ सामान ऐसे होते हैं जो दाम बढ़ने के बाद भी, एक्सपेंसिव होने के बाद भी हम लोग खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हमको दिखाना रहता है कि हम आपसे अमीर है। एग्जाम्पल, कॉस्टली ड्रेसेस, माय गॉड, लग्जरी कार, ओ ज्वेलरी। इन केस ऑफ प्रेस्टिजियस गुड्स, लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट वर्क एंड पीपल बाय द प्रोडक्ट इवन एट हाई प्राइस। दिस इज कॉल्ड द वेवलेन इफेक्ट। पूरा लैंग्वेज आप पढ़ेंगे ना तो आपको बड़ा पानी लगेगा कि क्या लिखे हुआ है, एकदम सिंपल। तो उसको हम लोग प्रेस्टिजियस गुड्स कहते हैं। और प्रेस्टिजियस गुड्स का ही दूसरा नाम है वेवलेन इफेक्ट। ये वाला थोड़ा बता दीजिए भैया, इसको वेवलेन इफेक्ट क्यों बोलते हैं? एक महान इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था थॉर्स्टेन वेवलेन। एक महान इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था थॉर्स्टेन वेवलेन। उन्होंने ही इसको इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए उन्होंने ये कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व किया था, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, इसलिए इस प्रेस्टिजियस गुड्स का दूसरा नाम है वेवलेन इफेक्ट। तो एग्जाम में अगर पूछेगा ना एक्सप्लेन वेवलेन इफेक्ट, तो भी आप यही लिखेंगे पूरा, और प्रेस्टिजियस गुड्स तो भी आप यही लिखेंगे। और पूछेगा एक्सप्लेन द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, उसमें भी पहला पॉइंट आपका यही होगा। चलिए, ये पहला सिचुएशन था। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमांड कहां काम नहीं करता है। तो हम लोग उसमें पहला सिचुएशन पढ़े प्रेस्टिजियस गुड, जहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि कुछ सामान इज्जत से जुड़ा होता है, कुछ सामान आपके इमेज से जुड़ा रहता है, और जब बात इज्जत का आता है तो लोग पैसे के बारे में नहीं सोचते हैं। डन विद दिस। दूसरा पॉइंट, तीन पॉइंट हम लोग कवर किए। वैसे बहुत सारा पॉइंट्स होता है, बट 3 पॉइंट हम लोग कवर किए जिससे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड मेंटेन होगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता तो 2 मार्क्स के हिसाब से। दूसरा पॉइंट हम लोग के नोट्स में दिया हुआ है हैबिचुएटेड गुड्स। ओ माय गॉड, ये क्या है? हैबिचुएटेड गुड्स क्या है? सुनिए, हैबिचुएटेड गुड्स क्या है? सुनिए, देयर आर सम कमोडिटीज which become the part and parcel of our life. कुछ सामान ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ सामान ऐसे होते हैं जो हमारा एडिक्शन बन जाते हैं, जिसको एडिक्टेड गुड्स भी कहते हैं। कुछ सामान ऐसे होते हैं जिसका आपको लत लग जाता है। कुछ सामान ऐसे होते हैं जिसका आपको नशा लग जाता है। नशा लगना, इसी को नशा कहते हैं। तो हैबिचुएटेड गुड्स मतलब देयर आर सम कमोडिटीज which are the habit of the person. कुछ सामान जो है वो हैबिट है, अब वहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, अगर कोई इंसान जो है वो शराबी है, ओ बाप रे, अगर कोई इंसान शराबी है तो वो शराब पिएगा। अगर कोई इंसान शराबी है तो वो शराब पिएगा, चाहे दाम कितना भी बढ़ा दीजिए। आप लोग देखे होंगे टीवी में, अभी गवर्नमेंट लॉकडाउन के टाइम में गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइंस दिया कि लॉकडाउन में शराब का दुकान खुलेगा। तो आप लोग सुने होंगे कि बहुत दिन से लोग बोल रहे थे कि खाने का पैसा नहीं है, सरकार गवर्नमेंट सब कुछ बंद करके रखा हुआ है, खाने के लिए रोटी नहीं मिल रहा, सब्जी नहीं मिल रहा, दाल नहीं मिल रहा। लेकिन दोस्तों
जिसके घर में खाने के लिए रोटी सब्जी दाल भी नहीं है, वो इंसान भी शराब पीने जा रहा है, शराब खरीदने जा रहा है। और शराब भी खरीदने कब जा रहा है? तब जब शराब का दाम नॉर्मल नहीं है, जब शराब का दाम 70% 80% बढ़ा हुआ है। दिल्ली में 70% प्राइस हाई है शराब का, फिर भी लोग शराब पी रहे। पता है क्यों? क्योंकि ये उनका एडिक्शन है, ये उनका नशा है। और अगर कोई इंसान नशा करता है, अगर कोई इंसान का कोई एडिक्शन है, तो किसी भी सामान का दाम कितना भी बढ़ा दीजिए आप, वो इंसान उसको खरीदेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंसान का कोई हैबिट होता है तो उस केस में भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेरा नशा है, हम पिएंगे, आप दाम कितना भी बढ़ा दीजिए। तो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है अगर एडिक्टेड गुड्स या हैबिचुएटेड गुड्स है तो एक शराबी के लिए शराब जो है वो हैबिचुएटेड गुड्स है, और हैबिचुएटेड गुड्स होने के कारण अगर 70% क्या 200% भी दाम बढ़ा देगा ना, फिर भी वो शराबी शराब पिएगा। क्यों? क्योंकि उस केस में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, क्योंकि उसका वो हैबिट है, उसका वो आदत है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। There are few commodities which are the habit of the person. In that situation, law of demand does not work as they buy even at high price. बोला कुछ सामान ऐसे होते हैं जो इंसान का आदत होता है, और अगर कोई सामान आपका आदत है तो वहां पे दाम आप कितना भी बढ़ा दीजिए, लॉ ऑफ डिमांड वहां पे काम नहीं करेगा। चलिए दो एक्सेप्शन हम लोग पढ़ लिए। तीसरा सिचुएशन जो है, तीसरा एक्सेप्शन जो है वो क्या है, वो हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ये ध्यान से सुनिएगा। तीसरा एक्सेप्शन है गिवन गुड्स। ये बात को ना बाबू थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बच्चे लोग, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, ये तीनों में से ही क्वेश्चन आया है, बच्चे लोग कंफ्यूज जाते हैं। गिवन गुड्स क्या होता है, सुनिए। अच्छा, अभी जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, देखिए एक महान इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था सर रॉबर्ट गिफेन। बाप रे, क्या नाम था उनका? गिफेन नहीं, सर रॉबर्ट गिफेन। एक बहुत ही महान इकोनॉमिस्ट थे आयरलैंड के। आयरलैंड का नाम सुने हैं ना? कहां है आयरलैंड, बताइए तो? बुंदेलखंड में क्या? नहीं। तो आयरलैंड जो है वो एक कंट्री है, एक स्पेसिफिक कंट्री है पूरा, और आयरलैंड के ही इकोनॉमिस्ट थे सर रॉबर्ट गिफेन। तो ये गिफेन गुड्स क्या होता है भैया? गिफेन गुड्स एक्चुअली क्या है? गिफेन गुड्स एक्चुअली कोई गुड्स नहीं है, कोई सामान नहीं है। गिफेन गुड्स एक सिचुएशन था जो रॉबर्ट गिफेन ने ऑब्जर्व किया था। सर रॉबर्ट गिफेन ने एक सिचुएशन ऑब्जर्व किया था। क्या ऑब्जर्व किया था? उन्होंने देखा था कि उनके कंट्री में एक बार अकाल आया था। क्या आया था बाबू? अकाल। सर अकाल मतलब जैसे अब हम लोग कंट्री में आने वाला है। अकाल मतलब क्या? खाने पीने का भूखमरी हो गया, लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है, बस समझे, कोई रहने के लिए घर नहीं है, तो उस सिचुएशन को अकाल कहते हैं। तो सर रॉबर्ट गिफेन ने उनके कंट्री में, आयरलैंड में, एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मतलब पैसे का बहुत प्रॉब्लम हुआ था। तो उस ईयर उन्होंने एक सिचुएशन ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने देखा कि ब्रेड, पोटैटो, सर ब्रेड पोटैटो, ये ब्रेड हुआ, ये पोटैटो हुआ, ये सारा ना इंफीरियर गुड्स होता है, मतलब लो क्वालिटी सामान होता है। कोई आदमी पावरोटी खा करके थोड़ी ना फेसबुक पे रिलीज करेगा कि मैंने पावरोटी खाया, मुझे गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि वो लो क्वालिटी सामान, नॉर्मल सामान हो गया। तो आलू, ब्रेड, इन चीजों का उन्होंने क्या नोटिस किया, देखिए। तो सर रॉबर्ट गिफेन, आयरलैंड के इकोनॉमिस्ट, अकाल का सिचुएशन, उन्होंने क्या नोटिस किया? उन्होंने देखा कि इंफीरियर गुड्स लाइक ब्रेड, लाइक पोटैटो, इन सब चीजों का दाम बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, फिर भी डिमांड बढ़ रहा है। उन्होंने ये नोटिस किया। उन्होंने क्या नोटिस किया? सर रॉबर्ट गिफेन ने आयरलैंड के इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने अपने कंट्री में एक सिचुएशन ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने देखा कि कंट्री में अकाल का सिचुएशन है, कंट्री में खाने को पैसा नहीं है। उस सिचुएशन में लो क्वालिटी सामान, लो क्वालिटी मतलब इंफीरियर गुड्स, जैसे कि ब्रेड, जैसे कि पोटैटो, इन सब चीजों का प्राइस बढ़ा हुआ है, फिर भी डिमांड बढ़ा हुआ है। मतलब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घटना चाहिए नॉर्मली, लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से, बट उन्होंने देखा कि प्राइस बढ़ा हुआ है और डिमांड भी बढ़ा हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ कि कंज्यूमर गरीब है। क्योंकि एक गरीब इंसान ये सोचता है, एक गरीब इंसान, जैसे मान लीजिए अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा, तो एक जो गरीब इंसान होगा, जो रिक्शा वाला है, जो ठेला वाला है, जो बहुत गरीब इंसान है, वो ये सोचते होंगे कि अगर आलू का दाम, अगर मान लीजिए प्याज का दाम, अगर पावरोटी का दाम इतना बढ़ा हुआ है, तो वो सोचते हैं कि आलू, प्याज, पावरोटी जो भी हमको मिल रहा है वो हम आज ही खरीद ले, क्योंकि क्या पता कल इसका दाम और ज्यादा बढ़ जाए। तो रॉबर्ट गिफेन ने क्या कहा? रॉबर्ट गिफेन ने कहा, मैं पूरा सिचुएशन आपको बताता हूं। रॉबर्ट गिफेन ने कहा
कि देयर आर सम कमोडिटीज, कुछ सामान ऐसे होते हैं जिनको हम लोग इंफीरियर गुड्स बोलते हैं, जैसे कि ब्रेड, पोटैटो। और अगर कंज्यूमर गरीब होगा तो उस सिचुएशन में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि एक कंज्यूमर अगर गरीब होगा और सामान अगर इंफीरियर होगा तो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। क्यों? सामान खराब होने के बाद भी, सामान का दाम बढ़ने के बाद भी गरीब आदमी खरीदेगा। क्यों खरीदेगा? क्योंकि वो गरीब इंसान को आगे कोई होप नहीं दिख रहा है, गरीब आदमी को आगे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं दिख रहा। वो गरीब आदमी ये सोच रहा है कि अगर हम ये नहीं खरीद लेंगे तो हम मांस कहां से खा पाएंगे, मांस खाना तो मेरे बस का बात ही नहीं है। तो कम से कम यही चीज, ब्रेड और पोटैटो का दाम आज बढ़ा हुआ है, हम आज ही खरीद ले रहे ज्यादा करके। क्यों? जिससे कि कल प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो कल तो और भी ज्यादा बढ़ सकता है ना उसका दाम। इसलिए तो रॉबर्ट गिफिन ने जो कहा वो पूरा बात मैं आपके सामने रखता हूं और फिर पढ़ूंगा। देखिए व्हाट इज गिफिन गुड्स? तो गिफिन गुड्स इज एक्चुअली एन ऑब्जर्वेशन, ये एक तरह का ऑब्जर्वेशन है जो किसने किया था? रॉबर्ट गिफिन ने। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि इफ कंज्यूमर इज अ पुअर, अगर कंज्यूमर गरीब है और अगर सामान इंफीरियर है, अगर कंज्यूमर गरीब है और अगर सामान इंफीरियर है तो लॉ ऑफ डिमांड वहां पे काम नहीं करेगा। क्योंकि गरीब आदमी ये सोचता है कि जो भी सामान है जिसका दाम जितना भी बढ़ा हुआ है वो हम खरीद लेते हैं। क्यों खरीद लेते हैं? क्योंकि अगर ये नहीं खरीदेंगे तो कल होकर के वो भी नहीं खरीद पाएंगे, तो उसका दाम भी फ्यूचर में बढ़ जाएगा। बात समझ लेना। तो ये इस पूरे सिचुएशन को गिफिन गुड्स के नाम से इकोनॉमिक्स में जाना जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ नोट्स में हम लोग का। दिस सिचुएशन वाज ऑब्जर्व्ड बाय सर रॉबर्ट गिफिन। In case of given goods, the following two condition must exist. तो कभी भी गिफिन गुड्स होने के लिए दो कंडीशन होना जरूरी है। पहला, कंज्यूमर हैव टू बी पुअर, कंज्यूमर हैव टू बी पुअर। कंज्यूमर क्या होना चाहिए बाबू? गरीब। मतलब ये गिफिन गुड्स वाला सिचुएशन काम तभी करेगा जब दो सिचुएशन होगा, दो कंडीशन होगा। पहला, कंज्यूमर हैव टू बी पुअर, बोलिए ना, कंज्यूमर हैव टू बी पुअर। और दूसरा, गुड्स हैव टू बी इंफीरियर, कंज्यूमर गरीब होना चाहिए और गुड्स इंफीरियर होना चाहिए। दो सिचुएशन एक साथ होंगे तभी उसको गिफिन गुड्स बोलेंगे। तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से गिफिन गुड्स के केस में भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि कोई भी सामान को गिफिन गुड्स तब बोलेंगे जब उसमें दो कंडीशन होगा। पहला कंडीशन क्या है? कंज्यूमर हैव टू बी पुअर, कंज्यूमर गरीब होना चाहिए। दूसरा, सामान क्या होना चाहिए? इंफीरियर। इंफीरियर मतलब लो क्वालिटी, जैसे ब्रेड, पोटैटो, इन सब चीजों को लो क्वालिटी में रखा गया है। अच्छा, और ये पूरे सिचुएशन को किसने ऑब्जर्व किया था? गिफिन ने, रॉबर्ट गिफिन ने। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? गिफिन गुड्स। तो पढ़ के सुनाता हूं, देखिए। The situation was observed by the Sir Robert Giffin. In case of Giffin goods, the following two conditions must exist. Consumer have to be poor, consumer गरीब होना चाहिए, and the goods should be inferior. और सामान inferior होना चाहिए, मतलब low quality होना चाहिए. Here the negative relation between price and demand does not work. वो जो price और demand के बारे में लोग पढ़े थे कि price बढ़ेगा तो demand घटेगा, negative relation, वो relation यहाँ पे काम नहीं करता है. Does not work as the people buy more goods even at high price. लोग महंगा होने के बाद भी लोग सामान को खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर सामान का दाम आज बढ़ा हुआ है तो फ्यूचर में और बढ़ सकता है, और ये सोच करके महंगा होने के बाद भी एक गरीब इंसान खराब सामान को भी खरीदता है। क्यों खरीदता है? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि कल होकर के और भी दाम बढ़ सकता है। आप सुनते होंगे बीच में कभी देता है ना कि न्यूज में कि सारा दुकान बंद हो जाएगा। जैसे आप लोग मान लीजिए न्यूज आएगा सारा दुकान बंद हो जाएगा, तब देखिएगा आलू लेने के लिए, प्याज लेने के लिए, और जब दुकानदार को पता है कि दुकान बंद होने वाला है तो सामान का दाम ज्यादा कर देता है। फिर भी लोग खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उनको पता है कि अगर आज नहीं खरीदेंगे तो कल इसका दाम और ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। तो हम आपको क्या क्या बताएं? हमने आपको पढ़ाया कि कुछ ऐसे सिचुएशन है जहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। जैसे कि क्या? तो जैसे कि उसमें पहला सिचुएशन हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रेस्टिजियस गुड्स, इज्जत के केस में पैसा का कोई मोल नहीं होता है, दाम बढ़ा हुआ रहेगा फिर भी हम लोग खरीदेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा है हैबिट, इंसान का आदत, लत, नशा, उसमें भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। तीसरा हमने पढ़ा गिफिन गुड्स, जिसको किसने दिया था? रॉबर्ट गिफिन। उन्होंने क्या कहा था? दो कंडीशन होना चाहिए। कितना कंडीशन? बोलिए। दो कंडीशन बोलिए ना बाबू, दो कंडीशन। पहला, कंज्यूमर हैव टू बी पुअर, कंज्यूमर गरीब होना चाहिए। दूसरा, कमोडिटीज हैव टू बी इंफीरियर, कंज्यूमर गरीब होना चाहिए और सामान इंफीरियर होना चाहिए। और अगर ये दोनों सिचुएशन साथ में होगा तो वहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। लॉ ऑफ डिमांड काम वहां पे नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कंज्यूमर ये सोचेगा कि अगर सामान का दाम आज इतना बढ़ा हुआ है तो हो सकता है कल और ज्यादा बढ़ जाएगा, और ये सोच करके वो खराब सामान को भी ज्यादा खरीदेगा। तो यहाँ भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं किया। अच्छा, ये पूरा बात से सीखने को क्या मिला? सुनिए, सीखने को ये मिला कि एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? जहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा, मतलब सामान का दाम बढ़ा हुआ रहेगा फिर भी हम लोग खरीदेंगे। मतलब एक्सेप्शन के केस में रिलेशन कैसा होता है? पॉजिटिव। एक्सेप्शन के केस में रिलेशन कैसा होगा बताइए? पॉजिटिव। मतलब हम लोग नॉर्मल सिचुएशन में क्या पढ़े थे कि दाम बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, लेकिन एक्सेप्शन मतलब दाम बढ़ रहा है। देखिए दाम बढ़ रहा है फिर भी
सामान खरीद रहे ना, आईफोन, BMW कार महंगा है फिर भी हम लोग खरीद रहे, क्यों? तो इन दोनों का रिलेशन कैसा हो गया? पॉजिटिव। कैसा रिलेशन हो गया बाबू? पॉजिटिव। मतलब नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड नेगेटिव होता है, लेकिन एक्सेप्शन के केस में वो कैसा हो सकता है? तो पॉजिटिव होता है। कैसा रिलेशन होता है बाबू? पॉजिटिव। कैसा रिलेशन बताइए? पॉजिटिव रिलेशन। अगर एक्सेप्शन मतलब पॉजिटिव रिलेशन, तो अगर एग्जाम में पूछेगा कि दो तो ऐसा सिचुएशन बताइए जहां लॉ ऑफ डिमांड पॉजिटिव होता है, तो भी यही आंसर होगा। अगर बोलेगा दो तो ऐसा सिचुएशन बताइए जो लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है, तो भी यही सिचुएशन होगा। तो आपसे एक्सेप्शन पूछे, चाहे आपसे ये पूछे कि बताइए वो कौन कौन से सिचुएशन है जहां प्राइस और डिमांड का रिलेशन पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है मतलब सामान महंगा होगा, देखिए महंगा होगा फिर भी खरीदेंगे, डिमांड बढ़ेगा। तो कैसा रिलेशन हो गया? पॉजिटिव। और पॉजिटिव रिलेशन कहां कहां देखने को मिलेगा आपको? प्रेस्टिजियस गुड्स बोलिए या वेवलेन इफेक्ट बोलिए, हैबिचुएटेड गुड्स बोलिए, गिफन गुड्स बोलिए, ये वो सिचुएशन है जहां पे सामान महंगा होता है फिर भी लोग खरीदते हैं, मतलब पॉजिटिव रिलेशन। तो ये छोटा सा चैप्टर हम लोग अपने हिसाब से कंप्लीट कर लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, क्लास 12 बहुत बड़ा सिलेबस है, जितना पढ़ाएंगे आपको उतना ही कम है। आप हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि पढ़ाई कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब आप अकाउंट्स में ही प्रैक्टिस करते हो तो जितना अगर 50 सम्स भी आप पीएल एप्रो से करेंगे फिर भी एक सम्स ऐसा आ जाएगा जो आप देखोगे दिक्कत हो गया। तो पढ़ाई का कभी अंत नहीं होता, याद रखिएगा। बट हम लोग का सिलेबस के हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से जो चैप्टर्स, जो पॉइंट्स थे वो पॉइंट्स हम लोग कवर कर लिए। अब इसके अलावा जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, एक आध तो अगर कोई नया क्वेश्चन आ गया तो दैट वी कैन डिस्कस, वो अलग बात है। बट बेसिकली हम लोग इस चैप्टर को, छोटा सा चैप्टर था 2 मार्क्स का, जो कंप्लीट कर लिए, जिससे जनरली जितने क्वेश्चन अभी तक ईयर में आए हैं वो सारे क्वेश्चन कवर हो गए। किसी ईयर में आया लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, किसी ईयर में आया गिवन गुड्स बताइए, किसी ईयर में आया वेवलेन इफेक्ट क्या होता है। फिर आपका 2019 का मैं बताता हूं, क्योंकि आप 21 में एग्जाम देंगे तो 19 वाला बात आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 2019 में क्वेश्चन दिया था एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड, पढ़ाया हुआ है, और एक्सप्लेन गिवन गुड्स, तो दोनों ही हम लोग के नोट्स में है और सारा चीज लिखा हुआ है, सर आपको मिलेगा। चलिए, तो ये छोटा सा 2 मार्क्स वाला चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हुआ। बस समझे, 2 क्लास हम लोग पहले ही क्लियर कर चुके हैं डेमो क्लास में। अब यहां से हम लोग का पढ़ाई एक फ्लो में स्टार्ट हो जाएगा। अब जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले कौन सा? चैप्टर 2 से पूरा का पूरा रिलेटेड चैप्टर है चैप्टर 3। लेकिन हाँ, चैप्टर 2 तो शायद कहीं ना कहीं आप क्लास क्या बोलते उसको, बचपन मतलब 11 में पढ़े भी होंगे, बट चैप्टर 3 शायद आप नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि चैप्टर 3 एकदम नया कॉन्सेप्ट है। तो ये चैप्टर 3 हम लोग आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 को हम लोग स्टार्टिंग टच देते हैं। चलिए पहले नोट्स खोल लेते हैं। चैप्टर 3 चलिए, अच्छा, सबसे पहला बात कि चैप्टर 3 जो है उसका नाम क्या है? चैप्टर 3 का नाम है इलास्टिसिटी। ये चैप्टर कितने मार्क्स का है? ये भी 2 मार्क्स का है। सर क्या हो रहा है सर हम लोग के साथ? ये तो मजाक हो रहा है। बाबू मजाक ही होगा। आपको तो हम पहले दिन भी बताए थे, लास्ट का चैप्टर 3 तो 19, 20 और 21, ये 3 चैप्टर 30 मार्क्स कवर करता है सिलेबस में, 30 मार्क्स। और उसके पहले जितना चैप्टर है, मतलब टोटल 18 चैप्टर है, वो पूरा सिर्फ 50 मार्क्स कवर करता है। मतलब स्टार्टिंग का चैप्टर जब आप पढ़ोगे ना, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ये सारा 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स ऐसे करके चैप्टर है। लेकिन लास्ट का 3 चैप्टर 19, 20 और 21, कोई 11 मार्क्स का, कोई 10 मार्क्स का और 9 मार्क्स का, ये पूरा लास्ट का। इसीलिए हम लोग का जो चैप्टर 3 कंप्लीट होगा तो हम लोग सीधे चैप्टर 19 या 18 है उसका, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, उसमें हम लोग चले जाएंगे, जो कि 11 मार्क्स कवर करता है, क्योंकि मार्क्स का बैलेंस भी मेंटेन करना पड़ता है। अच्छा, इसलिए आप स्कूल्स में भी देखोगे कि टीचर लोग पहले लास्ट वाला चैप्टर ही पहले पढ़ाते हैं। अब आते हैं हम लोग इलास्टिसिटी में, कि भाई इलास्टिसिटी क्या होता है, क्योंकि ये डिमांड से रिलेटेड है, तो फिर अगर इसको बाद में पढ़ाएंगे तो आप भूल जाओगे। अब आते हैं इलास्टिसिटी क्या होता है। चलिए सुनिए, लॉ ऑफ डिमांड आपने पढ़ा है। लॉ ऑफ डिमांड आपको मैंने पढ़ाया था कि जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, अच्छा बात है, और जब प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। ये हमने आपको लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ाया था। बट क्या हमने आपको यह बताया था कि प्राइस कितना परसेंट से बढ़ेगा तो डिमांड कितना परसेंट से घटेगा? प्राइस कितना परसेंट से घटेगा तो डिमांड कितना परसेंट से बढ़ेगा? मतलब लॉ ऑफ डिमांड में हम लोगों ने यह पढ़ा था कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, और हमने यह पढ़ा था कि प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है, लॉ ऑफ डिमांड में। लेकिन हम लोगों ने यह नहीं पढ़ा था कि प्राइस कितना परसेंटेज से बढ़ेगा तो डिमांड कितना परसेंटेज से घटेगा। प्राइस कितना परसेंटेज से घटता है तो डिमांड कितना परसेंटेज से बढ़ता है। मतलब व्हाट इज इलास्टिसिटी? तो इलास्टिसिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको अल्फ्रेड मार्शल ने इंट्रोड्यूस किया था, एक फेमस इकोनॉमिस्ट जिनका नाम था अल्फ्रेड मार्शल। इस चैप्टर से भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो अल्फ्रेड मार्शल ने इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इलास्टिसिटी बताता है रिलेशन बिटवीन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। मतलब इलास्टिसिटी क्या है? तो इलास्टिसिटी चैप्टर में आप ये पढ़ोगे, लॉ ऑफ इलास्टिसिटी चैप्टर में आप ये पढ़ोगे कि प्राइस अगर
5% से बढ़ेगा तो डिमांड कितना परसेंट से घटेगा? प्राइस 5% से बढ़ेगा तो डिमांड कितना परसेंट से घटेगा? तो व्हाट इज इलास्टिसिटी? तो इलास्टिसिटी शोज हाउ डिमांड विल रिस्पॉन्ड। इलास्टिसिटी आपको बताएगा, इलास्टिसिटी चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे कि डिमांड कैसा रिस्पॉन्स देगा प्राइस में चेंज होने से, इनकम में चेंज होने से, पॉपुलेशन में चेंज होने से, टेस्ट में चेंज होने से। मतलब हर वो फैक्टर, हर वो चीज जो डिमांड को अफेक्ट करता है, उसके चेंज होने से डिमांड कैसा रिएक्शन देगा, डिमांड कितना परसेंटेज चेंज होगा, डिमांड में क्या क्या चेंजेस आएंगे, इस चेंजेस को हम लोग जहां पर स्टडी करेंगे उस स्टडी को कहते हैं इलास्टिसिटी। आपको हम इलास्टिसिटी का एक सिंपल मीनिंग बताते हैं। इलास्टिसिटी शब्द को हिंदी में बोलते हैं लचीलापन। जो लोग हिंदी वर्जन में पढ़ते होंगे, या कोई हिंदी मीडियम वाला बच्चा अगर आप लोगों में से होगा तो उनको उनके बुक्स में आप देखोगे लिखा होगा इलास्टिसिटी मतलब लचीलापन। लचीलापन मतलब जो चेंज होता है। तो इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी चैप्टर में आपको हम पढ़ाएंगे कि किसी भी प्रोडक्ट के फैक्टर्स में चेंज होने से, फैक्टर्स मतलब चाहे उसका प्राइस हो, चाहे उसका इनकम हो, चाहे उसका टेस्ट हो, चाहे पॉपुलेशन हो, इन सब चीजों में चेंज होने से डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आएगा, डिमांड कितना चेंज होगा, डिमांड किस लेवल में चेंज होगा, डिमांड कितना डिग्री चेंज होगा, इस रिलेशन को हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं बाबू? इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी शोज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज बाय द डिमांड ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। हर वो चीज जो डिमांड को अफेक्ट करता है, उसके चेंज होने से डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज होगा, डिमांड कैसा रिएक्शन देगा, इसको हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। मैं पढ़ के सुनाता हूं नोट्स में मैंने क्या लिखा है, आइए। The concept of elasticity was given by Alfred Marshall. It shows percentage change in quantity demand of the commodity due to percentage change in the factors affecting demand. देखिए वही लिखा हुआ है जो आपको बोले कि हर वो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, मतलब चाहे वो सामान का प्राइस हो, चाहे वो कंज्यूमर का इनकम हो जो आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाई थी, चाहे वो सामान का दाम हो, चाहे वो कंज्यूमर का इनकम हो, चाहे वो पॉपुलेशन हो, इन सब चीजों में चेंज होने से डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आएगा, इस स्टडी को हम लोग इलास्टिसिटी में करने वाले हैं। सुनिए दोस्तों, इलास्टिसिटी कितने टाइप का होता है? तो बेसिकली इलास्टिसिटी को हम लोग बोलते हैं पिक। सर पिक मतलब जो फोटो खींचता है ना, फोटो पिक वाला, तो इलास्टिसिटी को हम लोग पिक बोलते हैं। इलास्टिसिटी के टाइप्स कितने हैं? टाइप्स, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। पिक, पिक क्या बोलेंगे? पिक लेंगे। क्या लेंगे? पिक। पी मतलब प्राइस इलास्टिसिटी, ओहो, पी मतलब प्राइस इलास्टिसिटी, आई मतलब इनकम इलास्टिसिटी, और सी मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी। पहले समझिए, फिर से बोलता हूं, इलास्टिसिटी किसने दिया था? जल्दी बताइए, इलास्टिसिटी किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल। इलास्टिसिटी क्या शो करता है? परसेंटेज चेंज। क्या शो करता है? परसेंटेज चेंज। क्या शो करता है? परसेंटेज चेंज। किसका परसेंटेज चेंज? डिमांड का। किसके चेंज होने से? हर उस चीज के चेंज होने से, हर उस चीज के चेंज होने से जो डिमांड को अफेक्ट करता है, हर वो चीज के चेंज होने से जो डिमांड को अफेक्ट करता है, उसको हम लोग इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो इलास्टिसिटी शोज किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज होगा, हर उन चीजों के चेंज होने से जो डिमांड को अफेक्ट करता है, चाहे उसका प्राइस हो, चाहे उसका इनकम हो, चाहे पॉपुलेशन हो, चाहे टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो, हर वो चीज जो डिमांड को अफेक्ट करता है, उनके चेंज होने से डिमांड में जो चेंज होता है, उस चेंज को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी किसने दिया था? मार्शल ने। और इलास्टिसिटी के कितने टाइप्स है? 3। बोलिए ना, 3। पहला क्या है? पी। दूसरा क्या है? आई। तीसरा क्या है? सी। पिक। क्या बाबू? पिक। क्या बोलिए? पिक। पी मतलब प्राइस इलास्टिसिटी, पी मतलब प्राइस इलास्टिसिटी, आई मतलब इनकम इलास्टिसिटी, और सी मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी। पी मतलब प्राइस इलास्टिसिटी, आई मतलब इनकम इलास्टिसिटी, सी मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी। लास्ट टाइम रिवीजन सुन लीजिए। व्हाट इज इलास्टिसिटी? तो इलास्टिसिटी शोज how much percentage change will take place in the demand due to change in all the factors affecting demand. हर वो चीज जो डिमांड को अफेक्ट करता है, उनके चेंज होने से डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आएगा, उस परसेंटेज चेंज का स्टडी को इलास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिसिटी मतलब चेंज होना, इलास्टिसिटी मतलब लचीलापन। कोई भी चीज अगर चेंज होगा तो बोलेंगे इलास्टिक। इलास्टिक मतलब चेंज होना। और अगर हम कहते हैं इन इलास्टिक मतलब चेंज नहीं हुआ। जैसे हम कहते हैं तुम बदल गए हो मतलब तुम इलास्टिक हो, तुम बदल रहे हो मतलब तुम इलास्टिक हो रहे हो। इलास्टिक मतलब चेंज हो रहे हो, और तुम नहीं बदल रहे हो, यार इन इलास्टिक। इन इलास्टिक मतलब चेंज नहीं होना, और इलास्टिक मतलब चेंज होना। ये 2 लैंग्वेज हो गया इसका। अच्छा, इलास्टिसिटी कितना टाइप का? 3। प्राइस, इनकम, क्रॉस। प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। सर ये तीनों बताइए नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच बच्चे लोग, यहां तक आपको रीडिंग करना है। कोई भी डाउट होगा आप पूछेंगे। एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास का लिंक आप बिना परमिशन के किसी को शेयर नहीं करेंगे। अगर आपको किसी को क्लास का लिंक देना है तो प्लीज हमसे पूछ के ही आप देंगे, बिना परमिशन के आप क्लास का लिंक नहीं देंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप
आप क्लास करने के बाद हमको तुरंत मैसेज करेंगे कि यस यू हैव डन द क्लास। थैंक यू सो मच।